नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देंगे, जिससे आने वाली जो नई वीडियोस हैं मेरी वो उन तक आसानी से पहुंच सके। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं कुछ पुराने जो प्रीवियस ईयर आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने आज डिस्कशन करूंगा। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन ले रखा है। जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में 1 दिसंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹400। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है किसी वस्तु का वो कितना है 400, बट द शॉपकीपर गिव डबल डिस्काउंट। बट लेकिन जो दुकानदार है वो दो क्रमिक छूटे देता है। वो दो डिस्काउंट क्या है, एक है 25% का, दूसरा है 15% का। वो जो दो क्रमिक छूटे हैं वो कितनी है, 25% की और 15%। तो वो कह रहा है कि फाइंड हाउ मच डिड ही सेल द आर्टिकल इन द एंड। उसने डिस्काउंट देने के बाद जो आर्टिकल उसने सेल किया है वो कितने रुपए में उसने बेचा होगा। तो आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जो वो डिस्काउंट देगा वो किस पे देगा, 100 पे देगा। ठीक, तो जो 100 पे डिस्काउंट देगा तो एमआरपी कितना है, एमआरपी आप कहेंगे कितना है 400। एमआरपी 400 है। उसने पहला डिस्काउंट कितने का दिया, 25% का। एमआरपी कितनी दे है 400। पहला डिस्काउंट जब 25% का दिया तो कितना हो गया, 100 से 25 कम हो गया, कितना हुआ 75%। तो आप कहेंगे 75 इंटू अपॉन 100, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट उसने कितने का दिया 15%, इंटू 100 से जब 15 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 85 अपॉन 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 से 4 कट जाएगा, 3 को 85 से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 255। ये क्या है, जो 255 आया है ये उसका जो आर्टिकल उसने लास्ट में सेल किया उसका ये रेट है। दो डिस्काउंट जो देने के बाद 25% और 15% के जो दो डिस्काउंट उसने दिए हैं 400 पे, उन दोनों डिस्काउंट को निकालने के बाद उसको कितने पे बेचा है 255 रुपए पे। यही हमसे पूछा था, तो आंसर कितना आ गया 255। ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग जो अब से मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ऐसा करिएगा, इन क्वेश्चन के नोट्स बना लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने जहां नोट्स वगैरह बनाते होंगे वहां इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा जितना शॉर्ट हो सकेगा, सबसे शॉर्ट मेथड में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और विश्वास मानिए, जो मैं क्वेश्चन आपको अब कराऊंगा प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए ही हैं। वो रियली में पीवाईक्यू ही है जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो जैसे बहुत से लोगों के अभी एसएससी का फेज 11 का एग्जाम लगा हुआ होगा जो कि 27 से चलेगा, और नेक्स्ट मंथ में सीजीएल का भी एग्जाम होगा। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत कारगर साबित हो सकती है। ठीक, तो अब मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट, क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट
द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट विथ, एक मिनट, ठीक, देखिए द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स in a class is 14 years। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है जो लोग मैथ को सीखना चाहते हैं और कंपटीशन निकालना चाहते हैं। बिकॉज विदाउट मैथ, बिना मैथ में स्कोर किए आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते। अब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मैथ आती नहीं हो। तो इसीलिए मैंने एसएससी के कुछ एग्जाम्स को देखते हुए अपने जो मुझे जो अच्छे और जो मुझे इंपॉर्टेंट PYQ लगे उन क्वेश्चनों को मैं आज आपके सामने डिस्कशन करूंगा। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 14 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद कहता है आउट ऑफ दीज the average age of 6 students is 15 years, ठीक है। and that of other 8 students and the other 8 students is 13 years, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ द 15 स्टूडेंट। ये आपके पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में ही पूछा गया है 2021 में, ठीक, पहली शिफ्ट में, 2 दिसंबर की 2021 की पहली शिफ्ट। तो क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट, जो 15 स्टूडेंट की औसत आयु वो कितनी है क्लास की, 14 वर्ष। उसके बाद कहता है कुछ स्टूडेंट जो आउट ऑफ दिस द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट इज 15 ईयर, उसमें से जो कुछ 6 स्टूडेंट हैं उनकी औसत आयु 15 दी है। उसके बाद ऐसे ही 8 स्टूडेंट और हैं उनकी औसत आयु 13 वर्ष दी है। तो ऐसे 8 से 14 हो गया, तो बचा कितना, एक 15वां स्टूडेंट जो बचा उसी की हमको क्या बतानी, एज बतानी, यही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि जो संख्या होता है, संख्या को जब औसत से गुणा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या आता है, तो योग निकल आता है। संख्या का जब औसत से गुणा करेंगे तो योग निकल आएगा। यानी कि जो नंबर होगा उसको जब हम एवरेज से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, सम आ जाएगा। योग नंबर को जब एवरेज से हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास सम आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए जो एवरेज एज है 15 स्टूडेंट की वो कितनी है, 14 ईयर्स, ठीक। संख्या 15 है, औसत 14 है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। एवरेज कितना आ जाएगा, 210। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि जो 6 स्टूडेंट हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 15 साल। तो ऐसे ही 6 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90। अब उसके बाद ऐसे ही 8 स्टूडेंट के निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 13 8 104, ठीक। अब देखिए आप लोग इसको इधर जोड़ देंगे, इसको इधर जोड़ देंगे, 6 8 कितना होता है, 14,
ये 14 क्या निकले, 14 स्टूडेंट निकले। 14 स्टूडेंट की जो एज आ गई वो कितनी आ गई, 194। 104 में जब 90 जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी, 194 आ जाएगी। ठीक, हमसे पूछा क्या है, 15वें स्टूडेंट की उम्र पूछी है, और जो 15 स्टूडेंट टोटल, जो 15 स्टूडेंट की एज है वो कितनी है, 210 साल, या यूं कह लो 210 उनका टोटल सम है। और यहाँ पे 14 स्टूडेंट के सम कितना निकल के आया, 194। तो 15वें के जब हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 210 से 194 माइनस कर देंगे। जब 210 से 194 हम लोग माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। तो 15वां स्टूडेंट है उसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 15वें स्टूडेंट की जो उम्र निकल के आएगी वो आएगी 16 ईयर्स। ठीक, जो 15वां स्टूडेंट है उसकी उम्र कितनी आ गई, 16 ईयर्स। आप बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, संख्या इंटू औसत इज इक्वल टू योग के बराबर होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन भी को भी आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको रफ करगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। जो मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, प्लीज जो लोग मेरे चैनल पे नए हों वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और हाँ, मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो जो मेरा आज का थर्ड क्वेश्चन है वो ये कहता है, in which of the following the given side in which of the following the given sides एक चीज मैं यहाँ पे मिस हो गई क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन साइड्स द ट्रायंगल कैन नॉट बी, सही लिखा, द ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये है क्वेश्चन। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको 4 ऑप्शन लिखे दे रहा हूं। पहला ऑप्शन ये है 4, 5, 6। दूसरा ऑप्शन है 10, 12, 15। तीसरा ऑप्शन जो है वो है 5, 8, 12। और चौथा ऑप्शन जो है वो है 9, 5, 17। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन दिए आपको, ये ट्रायंगल की साइडें हैं या यूं कह लेंगे ट्रायंगल की भुजाएं हैं। ठीक, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी साइडों को यूज करके हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, या यूं कह लें कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन है जिनके साइडों का यूज करके हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले एक बात मेरी याद रखिए आप लोग कि त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, जो ट्रायंगल है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मैं फिर से हिंदी में दोहराता हूं, जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये है कि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा। इसको इंग्लिश में कहें तो द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन
थर्ड साइड। तो आइए आप लोग चेक करिए इसमें क्या कौन से ऑप्शन में ऐसी कंडीशन नहीं हो रही है। जिस ऑप्शन में ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी वो साइड ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर सकती। आप लोग देखिए, जब दो साइड से कहने का मतलब मेरा ये था कि दो स्मॉलर साइड्स, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो आइए देखते हैं, इसमें दो छोटी भुजाएं क्या है, 4 और 5 है, इनका योग कितना आएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 9। 9 क्या है, 6 से बड़ा है, तो ये साइड्स ट्रायंगल की होंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन से 10 और 12 कितना आएगा, 22। ये भी क्या है, 15 से बड़ा है। अब 5 और 8, 8 5 13, 13 क्या है, 12 से बड़ा। अब देखिए लास्ट ऑप्शन जो डी है, 9 में 5 जोड़ेंगे हम लोग कितना आएगा, 14। क्या 14 जो है 17 से बड़ा है, नहीं। आप कहेंगे नहीं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी, मैंने जो प्रॉपर्टी बताई मैं उसको लिखे दे रहा हूं। प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड is always greater than third side of a triangle। ये है हमारी क्या प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ अ टू स्मॉलर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। या यूं कह लें कि दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा, सॉरी, दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। ये हमारी क्या प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ठीक, तो इससे एक ऑप्शन ऐसा निकल के आया जो इस कंडीशन प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा था, वही हमारा क्या होगा आंसर। यही पूछा था कि इसमें से जो गिवन साइड्स है इसमें से कौन सी साइड से हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आप लोग इसको भी कहीं लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूं। मैं आज वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आज मैं वही क्वेश्चन लिया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को देखेंगे आप लोग तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो अब मैं मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन, व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होते हैं, चतुर्थ अनुपाती। हिंदी में फोर्थ प्रपोर्शन यानी कि चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, ये फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थ अनुपाती, ये हमको बताना है। इसमें द फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, और नंबर दिए हैं किसका, ऑफ 5, 8 एंड 30। इसका हमको क्या बताना है, फोर्थ प्रपोर्शन।
और ये जो क्वेश्चन है ये भी बीएसएफ में ट्रेड्समैन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बीएसएफ में पूछा गया है। तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालने को मैं आपको एक लॉजिक बता दे रहा हूं, या जैसे कि देखिए ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। फोर्थ मतलब चतुर्थ अनुपाती जब पूछेगा तो चार संख्या मेरे पास होने चाहिए, तो उसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी लिखेंगे, प्रपोर्शन जब बनेगा इक्वल टू का साइन आ जाएगा, सी अपॉन डी होगा। हमको बताना क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन इसमें क्या है, डी है, तो डी की जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू सी अपॉन ए। यहां से क्या निकल के आया, ये निकल के आया। अब इसी कंडीशन को हम लोग कहां रख देंगे, ये वैल्यूज है मेरे पास, इसको लिखेंगे, देखिए 5:8 प्रपोर्शन 30 ब्लैंक, ये हमको फोर्थ प्रपोर्शन बताना है। तो यहाँ इस फॉर्मेट में हमें क्या लिखा, इसको मान लेता हूं मैं के, फोर्थ प्रपोर्शन को के मान लेता हूं, ठीक। तो के क्या हो जाएगा, यहां से के छोड़ो, के हटाओ, यहाँ पे डी मान लेता हूं, आप लोगों को इजी समझ में आ जाएगा। जब डी माना मैंने तो डी क्या निकल के आएगा, बी इंटू सी, ये बी है हमारा, ये सी है, 8 इंटू 30 अपॉन ए क्या है 5, अब 5 से इसको कट कर देंगे, 5 6 जा 30, 8 6 जा 48। तो जो चतुर्थ अनुपाती था मेरा वो कितना निकल के आया, 48। आंसर क्या है 48। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब मैं मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मेरा आज का 5वां क्वेश्चन है। आज का मेरा जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि कहता है द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 1.5 लाख। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहता है द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 1.5 लाख। द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 1.5 लाख, 150,000, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है द प्राइस इज इंक्रीज बाय 30%, इंक्रीज्ड बाय 30%, परसेंट का साइन लगा दिया मैंने, ठीक। आफ्टर सम टाइम, ठीक है। What is the price of a bike after 30% increase? What is the price of a bike after 30% increase? ये मेरा आज का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और ये भी मेरा क्वेश्चन सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। ठीक है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है 2021 में। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बाइक है, उसकी कीमत कितनी है 1.5 लाख रुपए। उसके बाद कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम जो प्राइस होता है बाइक का, जो बाइक का मूल्य होता है वो कितना इंक्रीज कर जाता है, 30% इंक्रीज कर जाता है। तो आपको क्या बताना है, वही इंक्रीज प्राइस क्या होगा बाइक का, कितना होगा वही आपको बताना है। तो आपको प्रेजेंट टाइम का प्राइस कितना दे रखा है, 1.5 लाख रुपए दिया है, और क्या कह रहा है कुछ समय के बाद जो प्राइस है बैंक वो बाइक का वो 30% बढ़ जाता है। तो आप लोग सीधा सा फंडा है, 1.5 लाख क्या है, ये प्रेजेंट टाइम का प्राइस है बाइक का,
और 30% जब इंक्रीज करेगा तो 100 से कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको आप लोग इंटू करेंगे, जब इसको आप लोग इंटू करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, और 13 को जब 15 से गुणा करेंगे, 15 का 15 45, 195। तो जो नया प्राइस आएगा बाइक का वो कितना निकल के आएगा, 30% इंक्रीज होने के बाद आप कहोगे 1,95,000। यही क्या हो जाएगा आंसर। जो 30% इंक्रीज होने के बाद प्राइस आया बाइक का वो आया 1,95,000। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको भी आप लोग नोट्स में जरूर शामिल कर लीजिएगा, जिससे रिवीजन करते समय आपको आसानी हो। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो छठा क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन है रामू वर्क्स 3 टाइम मोर देन, या यूं कह रहे रामू वर्क्स 3 टाइम्स फास्टर, या मोर कुछ भी कह सकते हैं, फास्टर देन रामू वर्क्स 3 टाइम्स फास्टर देन लक्ष्मण, या लिख सकते हैं फास्टर एज लक्ष्मण, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक है। इफ लक्ष्मण टेक्स, या क्या लूं, इफ लक्ष्मण कैन कंप्लीट a work in 16 days individually, ठीक है। Ramu works 3 times faster than Lakshman if Lakshman can complete a work in 16 days individually या independently। तो क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ डेज in which Ramu and Lakshman can together complete the work or finish the work। ये हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 में ही पूछा गया है। ठीक, अब क्वेश्चन में कहता है कि रामू वर्क्स 3 टाइम्स फास्टर देन लक्ष्मण। जो रामू है, आप लोग देखिए, ये मैंने क्या लिखा, रामू, ये लिखा लक्ष्मण। लक्ष्मण अगर किसी काम को एक काम एक दिन में करता है, तो वही काम जो रामू है वो 3 गुने से करेगा, यही पहले वो 3 काम करेगा। रामू वर्क्स 3 टाइम्स फास्टर देन लक्ष्मण, अगर लक्ष्मण ने एक काम किया तो रामू कितना करेगा, 3 गुना उसी का, तो कितना करेगा, 3 काम। उसके बाद कहता है जो 3 और रेशियो 1 निकल के आया, ये क्या आया है,
उनकी कार्य करने की क्षमता, या यूं कह लें ये निकल के आई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? 3:1। ठीक। उसके बाद कहता है कि लक्ष्मण कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, और अकेले लक्ष्मण किसी काम को कितने दिन में खत्म कर पाता है? 16 दिन में। ठीक। तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ये दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? आपको दिखाई दे रहा, रामू 3 काम कर रहा है एक दिन में, लक्ष्मण 1 काम कर रहा है एक दिन में, तो ये एक दिन में मिलके कितना काम कर रहे हैं? तो आप लोग कहोगे 3 में 1 जोड़ देंगे, ये लोग एक दिन में मिलके 4 काम कर रहे हैं। अगर हमको टोटल वर्क पता चल जाए, टोटल काम कितना है, तो हम लोग निकाल लेंगे कि इन दोनों को मिलकर करने में कितना समय लगेगा। है कि ये दोनों लोग एक दिन में मिलकर 4 काम कर लेते हैं। अगर टोटल वर्क हम लोगों को पता चल जाएगा तो हम लोग इजी निकाल लेंगे इजीली। ठीक। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो लक्ष्मण है वो अकेले कितने दिन में काम करता है? 16 दिन में। लक्ष्मण अगर एक काम एक दिन में करता है तो वो 16 दिन में कितना काम करेगा? ठीक। टोटल वर्क हमको निकालना है। लक्ष्मण जब एक काम एक दिन में करेगा तो 16 दिन में कितना काम करेगा? तो आप लोग क्या कहेंगे? 16 यूनिट। 16 यूनिट लक्ष्मण काम करेगा, जो 16 दिन में लक्ष्मण काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो लक्ष्मण है वो इंडिविजुअली पूरा काम जितना टोटल वर्क है वो 16 दिन में समाप्त कर देता है। यानी कि 16 क्या है? टोटल वर्क हमारा। जब टोटल वर्क आ गया मेरा 16, वो दोनों लोग मिलके एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 4 यूनिट। जब 4 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो हमसे क्या पूछा है? रामू एंड लक्ष्मण कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो रामू प्लस लक्ष्मण जो टाइम लेंगे पूरे काम को कंप्लीट करने में वो क्या होगा? 16 है टोटल वर्क, और उन दोनों के द्वारा लिया गया समय एक दिन में कितना है? एक दिन में वो कितना काम करते हैं? 4 यूनिट। इसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो वो लोग 4 दिन में साथ में मिलकर जो काम है उसको समाप्त कर सकेंगे। तो आप लोग भी इसको भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अब मैं मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मेरा आज का 7वां क्वेश्चन है। ठीक। इसको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि यहाँ पे कह रहा है रामू जो है वो 3 गुना फास्ट काम करता है किससे? लक्ष्मण से। लक्ष्मण की एफिशिएंसी मैंने 1 मान ली, तो रामू की कितनी निकल के आई? 3। ये एफिशिएंसी जो आई वो कार्य करने की क्षमता है एक दिन की। अगर रामू एक दिन में 3 काम कर रहा है तो लक्ष्मण कितना कर रहा है? लक्ष्मण अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो रामू कितना करेगा एक दिन में? 3 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 में 1 जोड़ देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 4 काम। उसके बाद कहता है कि हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए उसने क्या कहा है कि जो लक्ष्मण है वो 16 दिन में काम समाप्त कर देता है पूरा। तो जब लक्ष्मण एक दिन में 1 काम करेगा तो 16 दिन में वो कितना करेगा? 16 काम करेगा। 16 काम करेगा, टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 16। और जो रामू और लक्ष्मण है वो मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? आप कहेंगे 4 यूनिट। हमको निकालना क्या है? वो दोनों लोग टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 दिन में वो लोग टोटल काम कंप्लीट कर देंगे साथ में मिलके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरा 7वां क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, if the area of an equilateral triangle is √3/2 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। तो बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। लेंथ ऑफ ईच साइड, प्रत्येक भुजा की हमको क्या करनी? लंबाई। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें
तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ये कहते हैं। ठीक, ये हमारा समबाहु त्रिभुज। इसमें कहता है समबाहु त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया उसने दे रखा है, कितना है √3/2 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या होता है, लेंथ बताना ईच साइड की। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो एरिया होता है किसका, समबाहु त्रिभुज का, वो क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये हमको कितना दे रखा है, √3/2 84.5 सेंटीमीटर। हम इसी को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ये क्या दिया है, √3/2 84.5 दे रखा है। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा √3/4 ए स्क्वायर के। √3 से √3 कट जाएगा, 2 से ये क्या होगा, 2 बार कट जाएगा। अब 2 इधर आएगा, इंटू में हो जाएगा। 84.5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या किसके बराबर होगा, ये ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से क्या होगा, 84.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो यहां से आएगा 169। ये किसके बराबर होगा, ए अंडर रूट, स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपको होगा 13 का। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से, 13 सेंटीमीटर। जब एक साइड आ गई 13 तो इसमें सारी साइडें कितना होंगे, 13 का आएगी। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसमें सारी साइडें बराबर होती हैं। तो यहां से लेंथ कितनी आ गई साइड की, आप कहोगे 13 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 8th क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरा है, फाइंड द CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, फॉर ₹20,000। ठीक है, एट 10% रेट पर एनम। रेट कितना दिया है, 10% सालाना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्षमाई, फॉर 1.5 ईयर। ये क्वेश्चन है, ये भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। किस पे, 20,000 रुपए, जो हमारा क्या है मूल प्रिंसिपल है, इस पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। रेट क्या दे रखी, 10% पर एनम, लेकिन हमको कैलकुलेट किस पे करना, हाफ ईयरली। अर्ध वो जो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, वो सालाना नहीं निकालना। रेट जो दे रखी है वो सालाना दे रखी है, लेकिन निकालना किसको है, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक हमको निकालना है। और जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.5 साल। ठीक, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो 1.5 साल है, 1.5 साल कितने महीने होंगे, 18 महीने। ठीक, 18 मंथ होंगे। 18 मंथ में आपको जो निकालना है अर्धवार्षिक, वो हाफ ईयरली निकालना है। अर्धवार्षिक केस में कितने बनेंगे, 6 महीने की कितनी आएंगी, आप कहोगे कितनी आएंगी, 3 आएंगी, 6 महीने की 3 आ जाएंगी रेट। ठीक, तो एक चीज देखिए, अब जब रेट कितनी है, 10% पर एनम रेट कब है, पर ईयर, पर एनम 10% रेट है। और जब रेट को हम हाफ ईयरली करेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी, तो इसको 10 से हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 5% पर एनम हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। ठीक, 1/20 होता है। तो ये अभी मैंने आपको बताया 6 महीने की कितनी होंगी, 3, तो 20 से क्या हो जाएगा, 21,
फिर 20 से क्या हो जाएगा 21, 20 से क्या हो जाएगा 21। ये जो है हमारा ये क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल और ये हमारा क्या है टोटल अमाउंट। ठीक, तो 20 का जब हम लोग क्यूब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8000। ठीक, और इधर जब करेंगे 21 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 9261। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमको बताना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 20,000 पे कितना लगेगा। अब आप देख रहे होंगे 8000 जब प्रिंसिपल है तो हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है, आप कहोगे क्या 9261 से जब 8000 माइनस करेंगे हमारा कितना आएगा, ये आएगा 1261 रुपया। ठीक, 1261 आर आया। ठीक, लेकिन 1261 आर कब आया, जब हमने प्रिंसिपल क्या लिया है, जब हमने प्रिंसिपल क्या लिया 8000, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 20,000। तो जो 8000 आर होगा ये हमारा किसके बराबर होगा, आप कहोगे 20,000 के। यहां से 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3, 8 दूनी 16, 2.5। यहां से एक आर बराबर कितना आ जाएगा 2.5 के। हमको निकालना कितना आर है, हमको निकालना है 1261 आर। 1261 आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1261 इंटू 2.5 कर देंगे। तो ये जब इसको इंटू करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, इसको जब इंटू करेंगे 25 का 25, 25 का 90, 92, 25 ना 50, 9 53, 63, 25 31, 3125। जब हम लोग इसको इंटू करेंगे 1261 को 2.5 से तो हमारा निकल के आएगा 3152.5 रुपया। तो इसका मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आएगा 3152.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल के आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में भी पूछा गया है। मैं इसको फिर से दोहरा दे रहा हूँ। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, हमको प्रिंसिपल दे रखा था, मूलधन नहीं, प्रिंसिपल दे रखा था 20,000 रुपए और रेट दे रखी थी 10%, टाइम दे रखा था 1.5 साल। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है। जब रेट 10% पर एनम है तो जब अर्धवार्षिक निकालेंगे तो हम लोग कितनी आ जाएगी, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी 5%। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/20। यानी कि अगर 20 रुपए है प्रिंसिपल तो 6 महीने के बाद वो कितना हो जाएगा बढ़ के, अगर 20 रुपए प्रिंसिपल है और 5% उस पर रेट लग रहा है 6 महीने के लिए तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा 1 रुपए, वो इंटरेस्ट 1 रुपए आएगा। 20 से वो क्या हो जाएगा, वही मैंने लिखा है 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। और मैंने ये 3 बार इसलिए क्या किया है, क्या है कि जो 1.5 वर्ष है उसमें 6 महीने की 3 आएंगे, इसीलिए मैंने इसको 3 बार किया। और जो 20 वाला इधर लिखा है वो प्रिंसिपल है और ये 21 वाला ये हमारा टोटल अमाउंट है। ये एक इंटरेस्ट है, ये मेरा क्या है एक इंटरेस्ट है। और आपको पता होगा जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का क्यूब करेंगे 8000 आएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 9261। अगर 8000 मेरे पास प्रिंसिपल होता तो इंटरेस्ट हमको कितना मिलता, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलता, आप बताओगे 9261 से 8000 माइनस कर दे कितना मिलता 1261 आर। ठीक, लेकिन 8000 प्रिंसिपल ना है, 8000 की जगह हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है प्रिंसिपल 20,000, तो जो 8000 आर है इसको हम 20,000 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो यहां से एक आर निकल आएगा 2.5। जब एक आर की वैल्यू आ जाएगी 2.5 तो यहां से कितने आर की वैल्यू निकालनी है 1261 आर, तो 1261 इंटू 2.5 ये हमारा कितना आ जाएगा 3152.5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा जो नवा क्वेश्चन है आज का, वो क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ नंबर्स क्वेश्चन है द
एवरेज ऑफ द numbers, the average of the numbers a and b, a and b, इसके बाद कहता है कॉमा b and c, इसके बाद एंड लगता है, एंड के बाद क्या कहता है c and d इज 9 6 4 9 6 and 4 respectively। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए एंड डी आपको बताना है। ए एंड डी, ये आपको क्या है, ये आपको बताना है, और ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज, औसत दे रखा है दो नंबर्स, पहले दो नंबर्स ए है और बी है, उनका औसत दे रखा है 9। ये देखिए, ये ए एंड बी है, इसका औसत कितना है 9। उसके बाद कहता है बी और सी है, उनका औसत कितना है वो 6। उसके बाद कहता है सी एंड डी नंबर, उनका औसत 4। ऐसे दे रखे हैं, तो आपको लास्ट में क्या बताना है, ए और डी का औसत बताना है। तो आप देखिए, मैंने आपको अभी बता रखा है कि जो संख्या गुणे औसत क्या निकलता है, योग। संख्या को जब औसत से इंटू कर देंगे तो हम लोग क्या निकल आएंगे, योग निकल आएंगे। ठीक, तो यहां देखो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a और b दो नंबर है, उनका औसत 9 दे रखा है, तो a और b कितना निकल के आएगा, a प्लस बी कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। वैसे b और c में जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका योग कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। वैसे c और d, अब देखें c और d कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4 दूनी 8। अब इन सबको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यहां देखिए आप, एक बार ए आएगा, ठीक, इन सबको देखिए आप लोग, यहाँ पे एक बार ए है और एक बार डी है, बाकी बी और सी दोनों दो दो बार है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा ये कि ए प्लस 2b प्लस 2c प्लस डी बराबर 12 8 20 और ये 38, किसके बराबर हो जाएगा, 38 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या, हमको औसत किसका बताना, ए और डी का। अब यहां लिखेंगे a प्लस बी, डी एक तरफ कर लेंगे एक ब्रैकेट में, उसके बाद b और c में क्या कॉमन है 2, और b प्लस सी यहां लिख देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा 38 के बाद। आपको यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा होगा b और c का कितना दे रखा है योग, आप कहोगे 12, और ये 12 यहां पे रख देंगे, इसका मैं ऊपर कर दे रहा हूं इधर। ठीक, ये बी और सी यहां पे हम रख देंगे, इन बी और सी की वैल्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस डी कितना आ जाएगा, ए प्लस डी प्लस 2 इंटू बी और सी कितना है 12 बराबर 38 के। अब ए प्लस डी कितना हो जाएगा 38 माइनस 12 दूना 24, 24 इससे माइनस हो जाएगा, तो a प्लस डी कितना आ गया, आप कहोगे a प्लस डी आ गया 38 से जब 24 चला जाएगा तो आप कहोगे क्या 14। लेकिन हमको बताना क्या है, एवरेज बताना है। जब एवरेज निकालेंगे a प्लस डी का, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, काहे कि यहाँ पे कितनी संख्या है 2, इसलिए 14 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7। 7 हमारा क्या हो जाएगा, ए और डी का एवरेज, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10वां क्वेश्चन है। वो ये कहता है, ए सोल्ड एन आर्टिकल
ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ A sold an article to B at a profit of 45%, ठीक है, and sold it to C at a loss of, उसके बाद B ने उसी को C को बेच दिया कितने लॉस पे 25%, ठीक। इफ C bought the article for rupees 870, ठीक, then at what price did A buy it? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है और एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया और सीएचएसएल में भी एसएससी के, ठीक है, ये दोनों में पूछा गया है। और क्वेश्चन को आप लोग पहले समझ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल, कोई वस्तु है जो ए किसको बेचता है, बी को, किस पे, प्रॉफिट पे, कितने 45% के प्रॉफिट पे बेचता है बी को, लेकिन बी ने उसी आर्टिकल को सी को 25% लॉस पे बेच दिया है, लेकिन सी ने उस आर्टिकल को खरीदा है वो कितने में खरीदा है 870 रुपए में। तो कह रहा है कि ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा होगा। तो आइए देखें, ए है, ठीक, सपोज करिए 100 में था ए के पास, 100 रुपए में, 100 पे था एमआरपी, 100 पे था एमआरपी। उसके बाद ए ने किसको बेचा, बी को, कितने 45%। जब 45% का प्रॉफिट होगा तो कितना होगा 145/100, ठीक। ये किसके पास है, ये ए ने किसको बेचा, बी को। थोड़ा इसको मैं क्लियरली लिख देता हूं, बी थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा उसी में। ये ए है, ए ने 45% प्रॉफिट भी बेचा किसको, बी को। ये क्या है, बी, ए ने बेचा कितने पे, +45% प्रॉफिट पे, ठीक। लेकिन बी ने क्या किया, इसी का पूरे का कितने पे बेचा, जो उसका जितने पे बी ने खरीदा है उसके बाद उसने कितने परसेंट लॉस लिया है, 25% का लॉस उठाने के बाद उसने किसको बेच दिया, सी को। तो ये तो इसका 100 है ना, तो अब 100 का लॉस कितना होगा 25%, तो कितना हो जाएगा 75/100। इसके लिए सी ने कितना रुपए दिया है 870। ये बी ने किसको बेचा है, सी को, कितने पे, लॉस 25%, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है और यहां से एक वैल्यू निकल आएगी। देखिए 25 3 75, 25 को 100, ठीक। और ये काटेंगे 5 से 20 बार, 5 से 2 5 में 10, 5 में 45, 29 3 से काटेंगे, 29 3 87। ये क्या हो जाएगा 10 बार कटेगा। अब ये पूरा इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 को 80, 80 को जब 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 800। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए के लिए प्राइस कितना रहा होगा 800 रुपए, ठीक है। एट व्हाट प्राइस डिड ए बाई, तो ए ने उसको 800 रुपए में खरीदा है, यही है क्वेश्चन। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताऊंगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेरा आज का 11th क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर ठीक of x and y। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। उसके बाद उसमें कंडीशन भी दे रखी है जो क्या है, x क्या है वो ग्रेटर है किससे, y से, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो y से हमेशा बड़ी आएगी। और उनके जो डिफरेंस है x और y का वो कितना है 350। ठीक, इफ 9.5% of x is equal to 16.5% of y। ठीक, then the sum of two numbers। अच्छा क्वेश्चन है। Then the sum of two numbers, कौन से दो नंबर्स x एंड y इस, यही आपको बताना है। ठीक, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है और ये सीपीओएसआई में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन कहता है कि दो नंबर हैं x और y, उनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, उनका डिफरेंस 350 दे रखा है। लेकिन इसमें कंडीशन कह रही है, कंडीशन ये कहता है कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन आएगी किससे, y से। और उसके बाद एक और कंडीशन देता है, कंडीशन ये है कि 9.5% ऑफ x ये इज इक्वल टू 16.5% ऑफ y। अब तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग क्लियर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहता है 9.5%, परसेंट का जब साइन हटेगा तो अपॉन में 100 लगेगा, ऑफ जब हटेगा इनटू बढ़ेगा इनटू x। ठीक, इज इक्वल टू किसके बराबर 16.5% इंटू y। 100 से 100 खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब इसको 5 से हम कट करते हैं, 5 से इसको कट करते हैं, 5 से 19 बार, 5 से 33। अब तो यहां से क्या आएगा, x अपॉन y कितना आ जाएगा, यहां से x अपॉन y आ जाएगा 33 अपॉन 19। या यूं लिख लूं मैं कि जो x अपॉन x रेशियो y आएगा वो कितना आएगा 33 रेशियो 19। अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 350। और यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनके बीच का डिफरेंस। अगर मैं इन्हीं जो 33 रेशियो 19 आया है, मैं मान लू x की 33 है y की 19 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, इनके बीच का डिफरेंस आप क्या कहोगे कितना आ रहा, आप कहेंगे 14 यूनिट, यही तो बोलेंगे, 14 आर आ रहा है इनके बीच का डिफरेंस। ठीक, और यहाँ पे 14 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप क्या कहेंगे 14 जो आर की वैल्यू वो कितनी दे रखी है 350। एक आर कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, 7 बचा, 14 पंजे 70, एक आर की वैल्यू 25। ठीक, अब आपको बताना क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स x और y के क्या बताना है, सम बताना है। नंबर्स क्या है 33 और 19, इनका जोड़ कितना आएगा सम, आप कहोगे 52। 33 में जब 19 जोड़ेंगे तो 52 आर की वैल्यू हमको बतानी है। तो x और y का सम कितना आएगा, 52 आर आया, 52 इंटू एक आर की वैल्यू 25, 52 इंटू 25, 25 यहां से क्या आ जाएगा 1300। तो आंसर कितना आ गया 1300। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1300। ठीक।
मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि दो संख्याएं हैं x और y, उनका डिफरेंस 350 दिया था। उसके बाद कहता है 9.5% ऑफ x इज इक्वल टू 16.5% ऑफ y। इस कंडीशन से मैंने x और y का रेशियो निकाल लिया। उसी x और y का जो रेशियो निकल गया है 3319 वही मैंने, और इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो 14 आया। तो क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा था 350, 14 की वैल्यू मैंने 350 के बराबर कर दी। यहाँ से एक आध निकाल लिया, वो आ गया 25। ठीक, और उसके सम पूछा था तो इनको जोड़ के 52 से फिर 25 से इंटू कर दिया, वो आंसर हो गया 1300। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की जो मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, और ये मेरा जो मैं कराने जा रहा हूँ ये 12th क्वेश्चन है। मैंने जो टोटल क्वेश्चन निकाले थे वो थे, टोटल इंपॉर्टेंट जो मैंने PYQs निकाले थे वो 15 थे सॉरी। ये मेरा 12वां क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है a total of 57 sweets। ठीक, total of 57 sweets were divided among 10 students या 10 चिल्ड्रेन, कुछ भी कह लें। जो 57 स्वीट्स थी वो टोटल जो 57 स्वीट्स थी वो कितने लोगों में बांटी गई, कितने चिल्ड्रेन में, 10 चिल्ड्रेन में बांटी गई। इन सच अ वे that each girl got 6 sweets and each each boy got 5 sweets। Then find the number of boys। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 57 स्वीट्स थे जो कि 10 चिल्ड्रन में बांटे गए। ऐसे बांटे गए कि जो ईच गर्ल, जो एक प्रत्येक लड़की है उसको कितने स्वीट्स मिलते हैं, 6 स्वीट्स, और जो प्रत्येक बॉय को 5 स्वीट मिलती है। तो हमको क्या बताना है, बॉयज की संख्या बतानी है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल एवरेज निकाल लेंगे जो कि प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक चिल्ड्रन को दी गई है। टोटल एवरेज क्या निकालेंगे, क्या आएगा, हम लोग क्या निकालेंगे, कुल औसत। टोटल एवरेज क्या आएगा, 57 स्वीट्स है, कितने लोगों में बांटी, 10 लोगों में, तो इसका क्या आ जाएगा 5.7। ये वो नंबर है जो हर बच्चे को दी गई होगी। 5.7 में मानता हूं कि एवरेज निकल के आया, इतनी स्वीट्स हर बच्चे को दी गई होगी। ठीक, अब क्या कहता है क्वेश्चन में, बॉयज और गर्ल्स। यहां पे मैं लिख लेता हूं बॉय, इधर लिख लेता हूं गर्ल। उसके बाद कहता है कि बॉय को कितनी मिलती हैं, 5 स्वीट्स, गर्ल्स को कितनी मिलती है, 6, और मैंने एवरेज कितना निकाला 5.7। मैंने जो माना है कितना मिलता ही होगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 6 से 5.7 जाएगा तो क्या आएगा 0.3, और जब इससे जाएगा तो 0.7। पॉइंट से पॉइंट खत्म। यहां से क्या आएगा नीचे 3:7। गर्ल्स की संख्या 7, बॉयज की संख्या 3, और इन दोनों का सम टोटल कितना आ रहा, 3 में 7 जोड़ेंगे 10। क्वेश्चन में कितना दिया है 10,
हमसे पूछा क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का कितना आ जाएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉयज कितने थे 3 बॉयज। ठीक, कभी कदार क्वेश्चन में ये होता है यहां तक आप करेंगे, यहां तक वैल्यू सेम आएगी। ठीक, फिर जो यहाँ पे आप जब सम करेंगे टोटल जो आएगा वो जितना दिया रहता है उतना नहीं आता, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे 10 की जगह अगर 20 दिया होता, यहाँ पे अगर 20 दिया होता, ठीक, सपोज करिए मैं यहाँ पे अगर 20% दिया होता है, लेकिन यहाँ पे ये निकल गया तो यहाँ कितना आ रहा, 10 आ रहा, तो आप कुछ नहीं करते, इस पूरे इक्वेशन में कितना है 2 से इंटू कर देते, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 बॉयज हो जाते, यहाँ क्या हो जाता 14, अब इनका सम आ जाता 20, तो यहाँ पे आंसर उस कंडीशन में आंसर कितना हो जाता 6। ठीक, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने टोटल एवरेज निकाला 57 स्वीट से 10 लोगों में बांटा गया, तो प्रत्येक बच्चे को कितना दिया गया होगा 5.7 स्वीट्स, ये मैंने मान लिया। उसके बाद था बॉयज को और गर्ल्स को मैंने लिखा, बॉयज को कितना दिया थी 5 स्वीट्स, गर्ल्स को 6, मैंने एवरेज जो मैंने माना था वो कितना था 5.7, तो यहाँ से मैंने डिफरेंस निकाल लिया, 0.7 आ गया, इधर से आ गया 0.3, पॉइंट खत्म हो गया, 3 और 7 का रेशियो आ गया। बॉयज का रेशियो, बॉयज कितना है मैंने 3, गर्ल्स कितना 7, और दोनों का सम भी 10 आ रहा है, इसका मतलब जो बॉयज थे वो कितने रहे होंगे 3। ठीक, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। दो से तीन क्वेश्चन बस बचे हैं आज के, उसके बाद इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कशन करूंगा। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे जो मैं पढ़ा रहा हूं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तैयारी करने की, उन तक भी मेरी बात या मेरी वीडियोस उन तक पहुंचे और वो लोग भी प्रिपरेशन करके सफलता प्राप्त कर सके। और तो मेरा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are 12, 5 या 13, 5 क्या है, whose sides are 8, 5, 17, 8, 15, 17 सॉरी। ठीक, इसका हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, पहले मैथ्स वगैरह लगाते होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो 8, 15 और 17 जो है ये क्या है, राइट एंगल, ये है, ये कौन सा ट्रायंगल इससे बनेगा, ये 8, 15, 17 क्या है, ये 8, 15 और 17 जो है ये है ट्रिपलेट्स है मेरी, क्या है ट्रिपलेट्स, ये हमारी ट्रिपलेट्स है। ठीक है, तो ये जब ट्रिपलेट्स हैं तो ये क्या कौन से ट्रायंगल फॉर्मेशन करेंगे, ये बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ठीक, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये होगा 8, ये होगा 15, ये होगा 17, ये हमारी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पे ट्रिपलेट्स होती है, वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉर्म करता है। तो अब हम जब इसका एरिया निकालना होगा तो हम इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, समकोण त्रिभुज का ये एरिया होता है। तो यहां से देखिए हाफ, बेस कितना है, हाइट कितनी 8, 2 चौको 8, 15 चौको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा एरिया निकल के आ गया। अगर आप इसको हीरोन्स फॉर्मूले से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको लेंदी पड़ेगा। हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या कहता है,
रोल्स फॉर्मूले से सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से। जब यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकल आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, एस माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। यहाँ से भी निकालेंगे तो निकल आएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा। जब ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं तो हमको इजी पड़ेगा ये वाला मेथड, इससे आंसर भी जल्दी आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जो मेरे आज के 2 क्वेश्चन बचे हैं मैं उनको भी सॉल्व करा दे रहा हूँ। बस जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग इन सब चीज़ों का नोट्स बना लीजिएगा, आपको इजीली जो क्वेश्चन की अप्रोचिंग होनी चाहिए वो आप धीरे धीरे पकड़ लेंगे। मेन है क्वेश्चन को अप्रोच, क्वेश्चन की अप्रोच, आपको क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, कैसे समझना है, कहाँ से किस लाइन से कैसे क्या करना है, बस मेन चीज़ यही है। आप इसको जिस दिन से समझ लेंगे उस दिन से मैथ आपके लिए ईजी हो जाएगी। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 90 डिग्री, ठीक, एंड द रेडियस इज 6 centimeter, then the area of the sector is, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल दे रखा है सेक्टर का कितना, 90 डिग्री, और जो रेडियस है त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तुमको क्या होता है ना, एरिया होता है क्षेत्रफल इसका, उसी सेक्टर का। सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं हिंदी में, या इसको हम आर्क भी बोलते हैं, ठीक, सेक्टर को। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक, ये हमारा क्या है सेक्टर। यहाँ पे ये एंगल दे रखा है कितना, 90 डिग्री। ये हमारी क्या होती है रेडियस, ये कितनी दे रखी है 6। हमको बताना क्या है, इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो जब एरिया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो एरिया होता है सेक्टर का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब यहां से हम लोग रख देंगे, पाई रेडियस कितनी है 6 इंटू 6, थीटा कितना है 90 अपॉन 360, 90 से काट देंगे, 9 चौको 36, 6 छंग 36 पाई अपॉन 4 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया किसका, सेक्टर का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया त्रिज्य खंड का, सेक्टर का, ठीक। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब मैं जो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ध्यान में रखिए आप इन सब चीजों, ये सब बातें आप उसी का नोट कर लीजिए, जहाँ पे आप डेली नजर आपकी जाती हो, डेली रिवीजन करते हो। इससे जब ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, ये इजी क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% and 25% is equal to
1 सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में कह रहा है सक्सेसिव क्रमिक छूटें दे रखी हैं, कितनी कितनी, 10, 20 और 25% की 3 क्रमिक छूटें दे रखी। तो एकल क्रमिक छूट क्या होगी या सिंगल डिस्काउंट क्या होगा इन तीनों का, वो आपको बताना है। ठीक, तो मैंने कोई चीज एमआरपी कितनी मैंने मान ली 100 में पहला डिस्काउंट कितना है 10 का, 10% कितना हो जाएगा 90/100। मैंने क्या माना 100 था, 100 माना, पहला डिस्काउंट 10% का 90/100, दूसरा डिस्काउंट कितना 20% का क्या हो जाएगा 80/100, तीसरा 25% का कितना हो जाएगा 75/100। जो 0 से 2 जीरो खत्म, 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 को 100, 4 से ये कटेगा 20 बार। ठीक, 20 से ये कटेगा 5 बार, ये 5 से कटेगा 18 बार, 18 तिया और ये 18 और ये 3 आपस में इंटू हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 54%। ठीक, अब मैंने माना कितना था 100, बचा कितना मेरे पास 54, छूट कितना हो गया, मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ 100 से 54 माइनस कर देंगे। जो सिंगल या एकल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट वो कितना आ जाएगा 100 से जो 54 चला जाएगा कितना आ जाएगा 46%। ये हमारा क्या हो जाएगा एकल छूट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, और आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहें जिससे मेरी कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं इससे भी अच्छे जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हों उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देंगे जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।